अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फाइनल अकाउंट का स्टेज 2 मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे कि किस तरीके से बनाते हैं। इसके फॉर्मेट को देखने से पहले हम सबसे पहले एक्सपेंसेस की बात करते हैं। टू टाइप्स के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जब भी आप कोई गुड्स को परचेज़ करते हो तो उसको परचेज़ करने से गोडाउन तक लाने तक जितना भी एक्सपेंसेस इनकर होता है वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। और ये सारे जो एक्सपेंसेस थे ये पार्ट थे ट्रेडिंग अकाउंट के। अब इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पार्ट होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेज 2 है इसका, फाइनल अकाउंट्स का। तो यहाँ पे देखो आप कि ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड पे लिखा हुआ है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो इसको ट्रांसफ़र कर दोगे क्रेडिट साइड पे। और अगर ग्रॉस लॉस है ट्रेडिंग अकाउंट में तो इसको ट्रांसफ़र कर दोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रांसफ़र करोगे डेबिट साइड पे। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। फिर उसके बाद अब मैंने आपको बताया कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होंगे और वो सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की। सबसे पहले है सैलरी। सैलरी जो फैक्ट्री में अगर कोई सुपरवाइज़र है, फोरमैन है या स्टोर कीपर हो गए, इन सब की सैलरीज यहाँ पे लिखी जाएंगी। और ऑफिस मैनेजमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे होंगे वो सब सैलरीज यहाँ पे होंगी। फिर उसके बाद आता है रेंट, रेट्स, टैक्सेस। ये सारे रेंट जो होंगे वो ऑफिस बिल्डिंग के रेंट होंगे या रेट वगैरह सब इन्हीं का होगा। फिर उसके बाद आता है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। जो भी आप लेटर को पोस्ट करते हो या कोई भी एप्लीकेशन हो गई वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। फिर ऑफिस इलेक्ट्रिक चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मीन्स के आपका जितना भी स्टेशनरी का सामान होता है जैसे बुक्स हो गई, कॉपीज़ हो गई या पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल हो गए, स्टेपलर, पेन्स हो गई या पेपर्स हो गए, ये सारी चीज़ें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आती हैं। फिर उसके बाद आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये वो सारे एक्सपेंसेस है जब आप कोई चीज़ अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो तो जितने भी एक्सपेंसेस इनकर होंगे वो सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कैरेज आउटवर्ड की। कैरेज आउटवर्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने किसी कस्टमर को सेल कर रहे हो अपना प्रोडक्ट तो उसके पॉइंट तक ले जाने में आपको जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो कैरेज आउटवर्ड होंगे। फिर उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट। आपको अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, उसका एक्सपेंसेस आएगा। फिर सेल्समैन सैलरी। सेल्समैन सैलरी आपको पता है कि आप जिससे डिलीवर कराओगे या सेल्समैन जो होते हैं जो आपकी प्रमोशन भी करते हैं आपके प्रोडक्ट की, वो सेल्समैन सैलरीज में आ जाएगा। कमीशन, इंश्योरेंस। कमीशन आप सेल्समैन को जितने प्रोडक्ट वो सेल करता है उस बेस पे या किसी परसेंटेज की बेस पे उसको कमीशन मिलता है, तो ये भी एक एक्सपेंस है। इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट, पैकिंग एक्सपेंसेस मीन्स पैकिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो तो उसकी पैकेजिंग होती है, उसके लिए बॉक्स, कार्टन वगैरह यूज़ किया जाता है, तो पैकेजिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस, जिसमें सबसे पहला आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वैसे तो नॉन कैश एक्सपेंस है, मीन्स डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपना कोई एसेट परचेज करते हो तो उसकी ग्रेजुअल वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होती है, तो उसका आप बोलते हो डेप्रिसिएशन। तो ये भी एक एक्सपेंस है जो टाइम टू टाइम आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी वैल्यू या एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। फिर उसके बाद आता है रिपेयर्स। रिपेयर्स मीन्स कि आपको कोई भी चीज़ रिपेयर करवानी है तो उसका भी एक्सपेंसेस आ जाता है। आपको ऑफिस बिल्डिंग की मेंटेनेंस करवानी है या ऑफिस के फर्नीचर के इक्विपमेंट की रिपेयर करवाना है तो वो सारे एक्सपेंसेस इसमें आते हैं।
ऑडिट फ़ी, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पे करना होता है, बैंक चार्जेस हो गए, या लीगल चार्जेस हो गए, ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर आएंगे। अब आपने नोट किया होगा ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो प्रोडक्ट को परचेज़ करने में यूज़ नहीं किए जाते। आप इसको उनके अलावा परचेज़ प्रोडक्ट को परचेज़ करने के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और वो सारे यहाँ लिखे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। नेक्स्ट आता है क्रेडिट साइड में अगर तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो आप इसको डेबिट साइड पे लिखोगे। ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट से और यहाँ पे आप लिखोगे। फिर उसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू का मतलब ये था, अब यहाँ पे आप देखो कि रेवेन्यू भी टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू और एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो सारे रेवेन्यू होते हैं जो आप अपने कोर बिजनेस एक्टिविटी से रेवेन्यू जनरेट करते हो या अर्न करते हो। जिस तरीके से अगर आप देखो कि हॉस्पिटल में अगर आप किसी पेशेंट का इलाज करोगे तो उससे आपका डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो अगर कोई ट्रेडर है वो अपना मेन प्रोडक्ट सेल कर रहा है या कोई सर्विस देता है, उससे अगर वो अर्न कर रहा है तो वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। लेकिन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो सारे रेवेन्यू होते हैं जो वो अपने मेन कोर ऑपरेशन या बिजनेस ऑपरेशन से अर्न नहीं करता। जिस तरीके से इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन फिक्स एसेट मीन्स कि अगर आप फर्नीचर वगैरह सेल कर रहे हो, देखो आपके बिजनेस का काम ये नहीं है कि आप अगर तो आप किसी स्कूल में टीचिंग करते हो या हॉस्पिटल में जो मेन काम होता है उनका कोर बिजनेस ये होता है कि डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें पेशेंट्स को। उनका ये काम नहीं होता है कि वो फर्नीचर्स को सेल करें। तो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऐसे रेवेन्यू होते हैं जो अपने कोर बिजनेस ऑपरेशंस के अलावा अगर किसी दूसरी चीज़ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो अब आप यहाँ पे देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू लिखे जाएंगे, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, बैड डेट रिकवर्ड हो गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है या माइसीलियंस रेवेन्यू। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट, ये वाली जो साइड है इन सबको आप टोटल करोगे, ये वाली साइड को भी आप पूरा टोटल करोगे। फिर उसके बाद देखोगे कि कौन सी साइड एक्सीड कर रही है। मीन्स कि अगर ये वाली साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो ये वाली साइड से आप माइनस कर दो, और अगर ये वाली साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो इधर माइनस करो, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड इज़ इक्वल टू नेट प्रॉफिट। मीन्स कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हुआ तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस करोगे और फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट आएगा, सही है। और अगर ये वाली साइड ज़्यादा होगी, डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड, तो नेट लॉस होगा। मीन्स कि अगर आप इसका टोटल करो और ये वाला टोटल ज़्यादा आएगा, दोनों को टोटल करके कंपैरिजन करना। अगर ये वाले टोटल ज़्यादा आया है तो ये वाली साइड को इधर से माइनस कर देना, तो मीन्स आपका नेट लॉस आएगा। और नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, दोनों में से कोई एक चीज़ ही आएगी, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम क्लोजिंग एंट्रीज किस तरीके से बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। देखो, सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस लॉस लिखा हुआ है, इसकी एंट्री नहीं बनेगी। इसकी एंट्री क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि इसकी एंट्री ऑलरेडी बन चुकी थी ट्रेडिंग अकाउंट पे। अब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री। ये जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे डेबिट हुए हैं। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है तो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, लेकिन जब आप क्लोजिंग एंट्री बनाओगे तो आप क्या करोगे, इन सबको क्रेडिट कर दोगे। क्यों क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि अब आपको क्लोजिंग एंट्री बनानी है, ठीक है।
तो अब आप इसको क्रेडिट करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की के लिए क्लोजिंग एंट्री बना रहे हो तो आप इसको डेबिट कर दोगे। फिर उसके बाद है ग्रॉस प्रॉफिट की भी नहीं बनाओगे, ठीक है, क्योंकि इसकी भी ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी एंट्री बन चुकी थी। अब सिर्फ इनडायरेक्ट रेवेन्यू सोर्स की बनाओगे। यहाँ पे क्रेडिट हो रहे हैं ये सारे। जब आप इसकी क्लोजिंग एंट्री बनाओगे तो जितने भी इनडायरेक्ट रेवेन्यू हैं इन सबको आप डेबिट कर दोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए बना रहे हो क्लोजिंग एंट्री तो इसको क्रेडिट कर दोगे। अब रिमेनिंग जो हमारे पास है सिर्फ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इन दोनों की एंट्री क्या होगी। ये देखो, यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे, एक्सपेंसेस के लिए कि ये डेबिट था तो हमने क्रेडिट कर दिए थे सारे के सारे, और अगर ये क्रेडिट थे मतलब रेवेन्यू क्रेडिट थे तो हमने इसको डेबिट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ है तो आप इसको डेबिट साइड पे लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड पे लिखोगे और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर देखो प्रॉफिट अर्न करो या लॉस बेयर करो, दोनों आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे अगर प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे भी, यहाँ पे आप देखो प्रॉफिट डेबिट के साइड पे लिखा था तो आप यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखो और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, और लॉस क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ था तो आप क्लोजिंग एंट्री में भी क्रेडिट साइड पे लिखोगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे। अब इसका आप रीज़न देखो कि रीज़न क्यों है। अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर नॉर्मल जब आप जर्नल एंट्री बनाते हो और एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हैं, एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ होते हैं तो हम डेबिट करते हैं। लेकिन जब आप क्लोजिंग एंट्री बना रहे हो, क्लोजिंग एंट्री मतलब कि अब इनका काम ख़त्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे मतलब अब यहाँ पे आप बैलेंस इनका ज़ीरो करना चाह रहे हो तो इसीलिए अब क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट ऑलरेडी डेबिट हुआ था, डेबिट करने का मतलब ये है कि एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हुए थे। अब इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, मींस अब क्लोजिंग एंट्री बना रहे हैं तो ऑलरेडी डेबिट था, क्रेडिट कर दिया, एक्सपेंसेस का जो बैलेंस है अब ज़ीरो हो गया। इसी तरीके से रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है, रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। क्लोजिंग एंट्री बनाने के लिए हमने डेबिट किया, क्यों डेबिट किया, ऑलरेडी क्रेडिट हुए हुए थे, डेबिट किया तो इन दोनों का बैलेंस अब ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे देखो, जब भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है मतलब जब इक्विटी इंक्रीज होती है, इक्विटी इंक्रीज हुई, हमारे पास प्रॉफिट हुआ था, इक्विटी इंक्रीज हो रही थी तो इसीलिए हमने कैपिटल, तो हम क्रेडिट करते हैं तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है। यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट जो है उसको ज़ीरो नहीं करना क्योंकि अभी तो वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे ज़ीरो नहीं किया। यहाँ पे ऑलरेडी डेबिट हुआ हुआ था इसीलिए हमने क्रेडिट कर दिया। इनके हमें अकाउंट ज़ीरो करने थे और रेवेन्यू के अकाउंट ज़ीरो करने थे, कैपिटल का अकाउंट ज़ीरो नहीं करना था। इसीलिए जब कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है, इसीलिए हमने क्रेडिट किया। अब लॉस हुआ है, जब लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होने की वजह से डेबिट होता है कैपिटल, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे डेबिट किया और इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही थी, यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया।